Okay. We have discussed the different patterns on the board. In this, we have seen the first pattern, that is the rectangular or block pattern. Second, radial or star and block pattern. Then we have seen the radial or star and circular pattern. Then radial, star and grid pattern. And lastly, we have seen the hexagonal road pattern. Okay. These patterns we have studied in the last lecture. I will quickly review that, or I will take quick review of that, or else we will see one video regarding that, so that we will clearly understand. तो उस बेस पर एक पैटर्न बनाए जाते हैं, जैसे रिक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न, रेडियल या स्टार या सर्कुलर पैटर्न। तो हमारा ये हाईवे इंजीनियरिंग है। हाईवे इंजीनियरिंग में हम देखेंगे कि हमारा जो रोड पैटर्न है वो किस पैटर्न पर बेस है। मतलब हमारा जो रोड बनाए जाते हैं तो उनको बनाने के लिए एक फार्मूला यूज किए जाते हैं कि हमारा जो नेशनल हाईवे होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो नागपुर रोड प्लान था उसके लिए फार्मूले थे, आपके लखनऊ के लिए फार्मूले थे। तो उस बेस पर एक पैटर्न बनाए जाते हैं, जैसे रिक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न, रेडियल या स्टार या सर्कुलर पैटर्न। तो हमारा ये जो आपका चंडीगढ़ है ये रिक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न पर बेस है। अब इसमें देखिए, आपको मैं मैप के दिखाऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा फ्रेंड्स रिक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न है जो चंडीगढ़ है। देखिए आपका यहाँ पर चंडीगढ़ है, ये हमारा चंडीगढ़ है। और इस चंडीगढ़ की जो रोड की पैटर्न डिजाइन की गई थी ये रिक्टेंगल या ब्लॉक पैटर्न के रूप में डिजाइन की गई। आपको देख के भी लगेगा कि इसका जो रोड पैटर्न है ब्लॉक साइड का है। देखिए ये हमारे ब्लॉक नुआ स्ट्रक्चर बना देता है। यहाँ पे है ये ब्लॉक स्ट्रक्चर्स रोड का, और इधर आपका बिल्डिंग बने होंगे, ये भी ब्लॉक है। तो इसको हमने जो रोड पैटर्न दिया था इसको हमारा था ब्लॉक या रिक्टेंगल पैटर्न। आपको देखने में लग रहा है कि यहाँ पर जो रोड पैटर्न है या ब्लॉक है या रिक्टेंगल पैटर्न का बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपका हम देखेंगे कि हर एक मैप में, क्योंकि ये हमारा देखिए ये जो रोड डिजाइन किए जाते हैं ये फार्मूले बेस होते हैं कि आपकी नेशनल हाईवेज में कितना होगा, आपकी स्टेट हाईवे कितना होगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कितना होगा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कितना होगा। तो इसमें हर एक फार्मूले के अनुसार आपकी लेंथ को कैलकुलेशन कर लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कितने टाइप के रोड पैटर्न होते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स रोड पैटर्न, तो हमारे सबसे पहले होता है रिक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न, चंडीगढ़ है। ठीक है, रिक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न। दूसरा है रेडियल, पहला है रिक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न, दूसरा है हमारा रेडियल या स्टार। आप रेडियल बोलिए या स्टार बोलिए उसका मतलब सेम होता है। ठीक है, एंड सर्कुलर पैटर्न, यानी रेडियल स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। तीसरा हमारा है रेडियल या स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। चौथा है हमारा रेडियल या स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ठीक, ये हमारे रोड पैटर्न होते हैं, क्योंकि इनको इसमें हर एक तरह के रोड होते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो नागपुर रोड प्लान था 20 ईयर का, तो उसमें एक फार्मूला डिराइव किए गए थे। उस फार्मूले के अनुसार हमने क्या किया था, नेशनल हाईवे की लेंथ निकाल ली थी, स्टेट हाईवे की लेंथ निकाल ली थी, और हमारे जो अदर होते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो ये हमारे चार हो गए, दो तरह के और हैं। ये हमारा पांचवा हो गया हेक्सागोन। Please see carefully. All the roads are explained here. रोड पैटर्न होते हैं, और छठा हमारा होता है मिनिमम ट्रेवल रोड पैटर्न। तो हमें देखे चार तरह का होता है। पहला रिक्टेंगल या ब्लॉक,
दूसरा हमारा रेडियल या स्टार बोलिए, चलिए हम इसको स्टार एंड सर्कुलर बोलते हैं, स्टार एंड सर्कुलर। तीसरा है हमारा स्टार एंड ब्लॉक, और चौथा है स्टार एंड ग्रिड। तो हम सीरियल बाय सीरियल देखते हैं, सिंपल। सबसे पहले हमारा है रेक्टेंगल या ब्लॉक पैटर्न रोड। आपको इसमें देखने से ही लग रहा होगा जो इसमें रोड बने हुए हैं वो हमारे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्लॉक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपके देखिए सेक्टर सब डिवाइड है, और इसके अंदर हमारा सब ये रोड का रोड है, और इसके बीच में हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बने होंगे, ठीक, या तो स्पेस खाली भी होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए। तो इसको हम एक बार मैप में देखते हैं। ये है हमारा फ्रेंड्स चंडीगढ़। आपको देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ का रोड पैटर्न हमने देखा कि रेक्टेंगल ब्लॉक पैटर्न है। तो आपको यहाँ देखने से ही लग रहा है कि इसमें जो रोड बने हुए हैं ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल या ब्लॉक पैटर्न साइज का बना हुआ है। आपका रोड जितने भी कंस्ट्रक्ट हुए हैं इसमें या तो रेक्टेंगल है या तो ब्लॉक पैटर्न है। इसमें भी देख लीजिए, आपको अच्छा दिख जाएगा कि जो आपका रोड बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका रोड है। यहाँ से रोड जा रहा है, यहाँ से होते हुए ये चीज ऐसे फिर यहाँ से आके मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एक रोड पैटर्न है, रेक्टेंगुलर रोड पैटर्न लग रहा है आपको देखने में। यहाँ से चला है रोड, यहाँ से होते हुए यहाँ पे भी आके मिल जाएगा, ये छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में पैटर्न है। तो इसलिए हम जो बोलते हैं कि हमारा चंडीगढ़ है वो रेक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न रोड पर बेस है। आपको देखने से ही लग गया होगा कि हमारा जो रोड प्लान बनाया गया था वो रेक्टेंगल एंड ब्लॉक के रूप में डिजाइन किया गया था। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा फ्रेंड्स रेडियल या स्टार, रेडियल या स्टार एंड सर्कुलर रोड पैटर्न, यानी हम इसको बोलेंगे सर्कुलर रोड पैटर्न। तो इसमें जो रोड होगा वो एक रेडियली जाएगा और दूसरा सर्कुलर जाएगा। देखिए इसका नाम ही है रेडियल या एंड सर्कुलर, यानी इसमें दो तरह के रोड बनाए जाएंगे, एक तो रेडियल बनाया जाएगा, दूसरा सर्कुलर बनाया जाएगा। तो इसमें देखिए आपका ये जो प्लान है, इसमें देखने पे ही लग रहा है कि ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, सर्कुलर है। ये आपका रोड का फॉर्मेशन कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। अब ये आपका सर्कुलर हो गया, तो हमने सर्कुलर देख लिया। अब इसमें ये जो यहाँ से प्लान मिलाने वाले यहाँ सेंटर से है, देखिए हमारा क्या रेडियल, जो अंदर की ओर मिला देगा। ये हमारा सर्कुलर एंड रेडियल है, जो हम इसमें ये हमारा बीच में स्पेस खाली हुआ है। तो इसमें जो रोड का फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पर आगे क्या है, फिर सर्कुलर बनाया जा रहा है। तो इसमें हमारे इंडिया में दिल्ली में कर्नाट प्लेस है, तो कर्नाट प्लेस की जो डिजाइन की गई है रोड की वो इसी बेस पर की गई है। चलिए हम देखते हैं मैप में, ये हमारा कर्नाट प्लेस है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि इसमें रोड क्या होगा, रेडियल या स्टार एंड सर्कुलर। तो आपका इसमें देखने से ही लग रहा है कि हमारा जो रोड पैटर्न है या रेडियल है। यहाँ पर देखिए आपका ये चीज रेडियली है पूरा, ये चीज आपका रेडियल जा रहा है, फिर यहाँ से ये चीज आके मिल गया, फिर ये रोड यहाँ पर पूरा ये रेडियल है। देखिए यहाँ पे जो रोड देखने से ही लग रहा है कि रोड हमारा रेडियल एंड स्टार पैटर्न, रेडियल एंड सर्कुलर। देखिए आपका ये रेडियल है, यहाँ से रोड, यहाँ ये वाला रोड है। अब यहाँ पे रेडियली आके मिल गया और ये हमारा सर्कुलर है, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर का फॉर्मेशन था। ये हमारा दिल्ली में राजीव चौक है, ये हमारा सर्कुलर था, और ये हमारा रेडियल है। आपको इसमें और अच्छा विजुअलिटी हो जाएगी। देखिए आपका इसमें जो रोड का पैटर्न है वो देखने से ही लग रहा है कि आपका किस तरह का रोड का पैटर्न है। ये हमारी सर्कुलर थी, अब ये भी आपका सर्कुलर है, यहाँ पे भी देख ही लीजिए, ये चीज आपका सर्कुलर है, सर्कुलर, और ये रेडियल रोड। तो हमारा दूसरे तरह का जो हमने पढ़ा था रेडियल या ग्रिड, रेडियल या स्टार एंड सर्कुलर रोड पैटर्न। तो ये हमारा राजीव चौक है, ये हमारा पैटर्न में रेडियल पैटर्न है। अब इसका जो डिजाइन किया गया था वो हमारे दूसरे नंबर रोड डिजाइन किया गया था, यानी इसका इस बेस पर रेडियल या स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न पर इसकी डिजाइन की गई थी। तीसरा देखते हैं हमारा क्या है, रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न रोड। अब जो रेडियल होगा इसमें देखिए ग्रिड है, ये सब ग्रिड है, ये आपका ग्रिड है, और ये हमारी रोड कौन सी है, ये रेडियल रोड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है, रेडियल डायरेक्शन में बना हुआ, ये सब रेडियल डायरेक्शन में आपका रोड है।
ये सब रेडियल डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो बना हुआ है इसे एक ग्रिड है। ठीक है, ये हमारा है प्लामा नोवा सिटी इटली का है, जिसका डिजाइन किया गया है रेडियल या तो आप स्टार बोल सकते हैं, ग्रेड पैटर्न रोड पर किया गया है। इसको हम मैप में देखते हैं। ये हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए वही है जो कि रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न पे इसकी डिजाइन की गई। ये हमारी ग्रिड है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्रिड का फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे ये आपका ग्रिड बन गया है, यहाँ पे ग्रिड बन गया यहाँ पर, और ये रेडियल डायरेक्शन में भी जा रहा है। यहाँ से आपका रेडियल डायरेक्शन में निकल जाएगा। ठीक, ये आपका रेडियल डायरेक्शन में है रोड, और यहाँ पर ग्रिड पैटर्न है। तो ये हमारे जो तीसरी तरह का रोड था वो था रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न रोड। ठीक है, इसमें आपको देखने से लग गया होगा कि इसका जो पैटर्न का Also keep in mind the names of the cities in which they are constructed radial grid. Okay, they might ask for the MCQ, the city which constructed radial and grid pattern. Likewise, okay. So see carefully and also keep in mind the names of the city also. का फॉर्मेशन है वो रेडियल एंड ग्रिड है। हम अगला देखते हैं। अगला हमारा फ्रेंड्स है रेडियल या स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। इसमें क्या होते हैं, जो रोड है देखिए आपका रोड, ये क्या है, रेडियल रोड है। ये आपका रेडियल रोड है। अब ये आपका क्या है, इसमें ये जो देखिए आपका बिल्टअप एरिया है, यानी आपका यहाँ बिल्डिंग बना होगा, तो इसके बीच में ये जगह जो खाली है ना, ये जगह जो खाली, यहाँ से हम क्या करेंगे, रोड को बनाएंगे। यहाँ हमारी रोड होगी, तो ये रोड का जो फॉर्मेशन करेगा ये हमारा किस फॉर्मेशन का हो जाएगा, ब्लॉक का हो जाएगा या तो रिक्टेंगल का हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें देख लीजिए यही चीज यहाँ पे जो ये रोड गया हुआ है ये रिक्टेंगल पैटर्न का बना हुआ है, और ये हमारे रिक्टेंगल का है, और ये जो रोड है हमारा रेडियल है। तो इसमें जो रोड होते हैं रेडियल या स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न का बनाया जाता है। ठीक, अगला हम देखते हैं, ये हमारा है हेक्सागोनल रोड पैटर्न। इसमें क्या होते हैं कि आपका जो रोड होगा वो हेक्सागोनल में बनाया जाएगा। देखिए ये हमारी क्या है, रोड है, इसकी जो डिजाइन की जाएगी हेक्सागोनल में की जाएगी, प्लानिंग कर दी जाती है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो ये स्पेस एरिया है यहाँ पर हमारे बिल्डिंग बनाए जाएंगे। आपको देखने के लिए लग रहा है कि ये जो रोड है हेक्सागोनल रोड पैटर्न है। अब अगला जो है हमारा मिनिमम ट्रेवल रोड पैटर्न। इसमें आपका क्या होता है, बहुत सारे रोड कनेक्ट होते हैं, यानी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत जल्दी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम ट्रेवल करना पड़ता है। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी इसमें नंबर ऑफ रोड कनेक्ट होते हैं। इसमें इनरेगुलर इनरेगुलर डायरेक्शन में हमारे रोड बनाए जाते हैं। इसमें कोई फिक्स रोड का पैटर्न नहीं होता है। उसके बाद हम नोट आपको प्रोवाइड कर दिए कि हमारा जो चंडीगढ़ है रिक्टेंगल ब्लॉक पैटर्न पे है, न्यू दिल्ली में रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न एट कर्नाट प्लेस, और नागपुर रोड पैटर्न था स्टार एंड ग्रिड पर। स्टार एंड ग्रिड कौन सा पैटर्न है फ्रेंड्स, एक बार और देख लीजिए। ये जो आपका पैटर्न है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है। ठीक है, ये आपका जो रोड का फॉर्मेशन है यहाँ पे बनाया गया है स्टार एंड ग्रिड, यानी नागपुर जो हमारा रोड प्लान था इसी प्लान के बेस पर डिजाइन किया गया था। ठीक, अभी हम जब नागपुर रोड प्लान के 20 ईयर प्लान पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये ग्रिड का फॉर्मेशन कैसे करता है, जो फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है उसके बेस पर भी हम आपको बता देंगे कि जो फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक, अगला देखते हैं हमारा ये जो था लखनऊ। लखनऊ जो रोड प्लान है वो स्क्वायर एंड ग्रिड पे है, इसमें भी हम कवर कर लेंगे, ये दोनों आपको कवर करा लेंगे 20 ईयर रोड प्लान में जब हम स्टडी करेंगे तब। इसमें हम बताएं, Please take the note of this. Please take a screenshot of this also. This is very important. Please write it down or take a screenshot. It is very important as a MCQ point of view question. Please take down this note. That is the Chandigarh rectangular or block pattern, New Delhi plus radial and the circular pattern, of this Kannaught Nagpur road plan formulated on star and grid pattern.
Lucknow road plan formulated by the square and grid pattern. Okay, please take the note of this. आएंगे कि ये स्क्वायर एंड ग्रिड क्यों इस पैटर्न पर, यानी इसका जो फार्मूला दिया गया है, लखनऊ में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो टोटल लेंथ ऑफ द रोड है डिवाइड बाई 50 होता है, यानी उसमें आपका ये सब फार्मूला उसी बेस पर हमारा स्क्वायर एंड ग्रेड पैटर्न बनाया गया, उसी बेस पर हमारा स्टार एंड ग्रेड पैटर्न बनाया गया। अगला है हमारे, देखते हैं जो क्वेश्चन आया था, नागपुर रोड प्लान फार्मूला वर प्रिपेयर बाय एज्यूमिंग, कौन सा था हमारा, नागपुर। देखिए नागपुर तो कौन सा था, ये हमारा है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, यानी स्टार ग्रिड पर हमने आपको बताया था यहाँ पे, ये हमारा नागपुर इसी रोड प्लान पर बना था, जो 20 ईयर प्लान था उसकी डिजाइन ऐसे ही की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो Okay, this is all about all the road development patterns that we have seen in the last lecture. But you have get clearly idea about that. Then we have gone through the planning surveys. Okay, then we have seen the planning surveys regarding how the planning is done. In that, we have seen some points like the economical study, financial study, traffic and road use study. Okay, in that we have seen how the road can be made as the economical, how our road financial status is checked, revenue, how we get the revenue from the built operated BOT technique. Okay, then we have seen the traffic road user study, how the traffic volume is calculated. As I show one video how the traffic volume is calculated. Please see carefully the video. In this, you will get the clear idea how the traffic is calculated, traffic volume. Okay, see here the table, how the table is given. At the topmost, the vehicle count is given. Means how much. सर तुमचा आवाज येत नाहीये. हाँ सर. Okay, okay. Just a minute. Okay, listen here. Vehicle count. At the top, the vehicle count is given. In that, the respective vehicles like two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler, LCV, minibus, bus, truck, and other heavy vehicles. Okay, so all the vehicles are categorized likewise. Then the total count is counted at the top as the vehicle count. Okay, now you see how it is counted, like how the two-wheelers are counted, three-wheeler, four-wheeler. See here. See the three-wheeler passes. Suddenly three-wheeler one, two-wheeler passes just now, two-wheeler one, and the total count will be equal to 2. Okay. It will take automatically how much number of vehicles passed. That is two-wheeler, how much numbers of vehicle passes, three-wheeler, four-wheeler, bus. It will take automatically. The total count is 28. In that count, two-wheelers are 16, three-wheeler, four-wheeler are there. Okay. Likewise, the total count of vehicle is calculated. By this, we can say this much amount of vehicles passes in this much amount of time, so that
we can simply calculate the number of vehicle passes through the particular time. It will give us the traffic volume. Okay, so that why it is necessary to calculate the number of vehicles, because as we come to know that how much four-wheeler travels, how much two-wheeler travels, how much three-wheeler travels, buses, okay, heavy vehicles. By that, we can design the road such that the traffic will not be there. Okay. If the vehicle count is very much high, then we cannot go for a two lane as vehicle count. Then we need to increase the lanes. Okay. The number of lane should to be increased. It depends on the traffic on that road. Okay. How much traffic is there on that road? It depends on that number of vehicles. This is how what about traffic volume. Okay, this is about the traffic volume. Then also we need to find the traffic flow pattern, how the traffic flows, four-wheeler, three-wheeler, from which direction to the which direction. Okay, then we need to go for the origin and destination study. Then the accident, their causes, the various signs. Okay, we need to study the various signs, signals, so that the accident should not be there. How the vehicle classification and counting is done. See one more video. Vehicles are classified as trucks, vans, cars, and also the number is counted automatically. And the duration is also given here at the left corner. The duration is also there given at what time, what vehicle passes, which vehicle passes, so that we can easily find out the traffic intensity. Okay, likewise, the study of traffic volume is done. We'll see if there is any video of origin and destination study. Time to tango. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो ओडी स्टडीज़ है वो क्यों करते थे और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे अबाउट द ओडी स्टडीज़। ओडी स्टडीज़ का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ में हम लोग जितनी भी वहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर रीजन में या रोड पर जो भी ट्रिप्स हो रही है उनके ओरिजिन और डेस्टिनेशन पता करने की कोशिश करते हैं। ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ट्रिप है उसका मोड क्या है, जो भी पर्टिकुलर मोड था वो करने वाला जो ड्राइवर या पैसेंजर्स हैं उन पैसेंजर्स की या ड्राइवर की इनकम क्या है, उस पर्टिकुलर ड्राइवर के घर में कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स उसने कितनी ओन की हुई है, या इसके अलावा ये भी पता करते हैं कि टोटल एक दिन में कितनी नंबर ऑफ ट्रिप्स लगती है, उस पर्टिकुलर घर से कितने अलग अलग तरह की ट्रिप्स बनती है, कितने टाइम पर बनती है, कहाँ से कहाँ के लिए बनती है, ड्राइवर कौन होता है, पैसेंजर कौन होता है। ये सारे डाटा हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब इसलिए कराया जाता है ताकि आप कोई भी पर्टिकुलर सिटी में अगर कोई भी
रोड या फिर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है related to the public transportation, that can either be the auto rickshaw or can be cab or can also be the metro or can be the bus. तो वो जो पर्टिकुलर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हो उसका फेयर कितना होना चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए रूट क्या आपको फॉलो करना चाहिए, ये सब कुछ आप डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओडी स्टडीज। लेकिन सवाल ये आता है कि ओडी स्टडीज आप किस तरह से करते हो, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी अलग अलग मेथड हैं। जैसे कि जो पहला मेथड है दैट इज लाइसेंस प्लेट मेथड, जिसमें आप लोग लाइसेंस प्लेट नोट डाउन करते थे कि वो लाइसेंस नंबर वाली गाड़ी कहाँ से कहाँ मूव करी है। इसके अलावा आप रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड भी यूज कर सकते थे, जिसमें आप एक पोस्ट कार्ड में सारे अपने क्वेश्चंस लिखकर लोग घर पे आप ड्रॉप कर देते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि वापस से उस पोस्ट कार्ड को पोस्ट कर दे। इसके अलावा जो तीसरा तरीका था दैट वाज टैग ऑन कार मेथड, जिसमें आप लोग कोई भी पर्टिकुलर जो भी कार के बारे में आपको स्टडी करना है उस पर एक स्टिकर लगा देते थे, ये बता देते थे उस स्टिकर में कि ये पर्टिकुलर कार इस पॉइंट पर इतने टाइम से यहाँ से निकली है। इसके अलावा आप घर जाके भी इंटरव्यू ले सकते थे और ये सारी बातें पूछ सकते थे जो भी आपकी क्वेरीज है, दैट वाज होम इंटरव्यू मेथड। इसके अलावा पांचवा जो मेथड है दैट इज वर्क प्लेस इंटरव्यू मेथड। वर्क प्लेस मतलब कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या फिर इवन लोग काम कर रहे हैं या फिर आप स्टडी करने जा रहे हो वहां पर ही आके कोई पूछ ले आपको ट्रैफिक इंजीनियर कि भी आप कहाँ से कहाँ आते हो, कौन सा मोड आप फॉलो करते हो, तो दैट इज वर्क प्लेस इंटरव्यू मेथड। इसके अलावा जो तीसरा सिक्स्थ मेथड है दैट इज द रोड साइड इंटरव्यू मेथड। रोड साइड इंटरव्यू मतलब कि आप जो भी व्हीकल जा रहे हैं उनको रोके और उनको ये सारे सवाल पूछे। लेकिन ये पक्की बात है कि इन सभी जो मेथड्स हैं इनमें सबसे ज्यादा खतरा जो होगा दैट विल बी ऑन द रोड साइड इंटरव्यू, क्योंकि हार्श रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं ऑफ द पैसेंजर्स और द ड्राइवर्स। इसीलिए ये जो रोड साइड इंटरव्यू होगा ये सबसे ज्यादा ब्रीफ में होगा। और वहीं इसके अलावा मोस्ट डिटेल की अगर बात करें तो मोस्ट डिटेल में आप पूछ सकते हो इन द होम इंटरव्यू। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो भी ओडी स्टडी का आप डाटा था उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके हैं। पहला तो तरीका है दैट इज द यूज ऑफ डिजायर लाइंस। डिजायर लाइंस क्या होती है, तो जैसे अगर मान ले दो पॉइंट से ए और बी और इधर से ए से बी जाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। ये जो पर्टिकुलर तीन रास्ते हैं तीनों ही रास्ते में अलग अलग कुछ ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा। वो जो भी पर्टिकुलर रोड पर ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा आप उस पर्टिकुलर पाथ की थिकनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ा दोगे। जैसे कि अगर यहाँ पर दिख रहा है आप अगर चेक करें तो टोटल तीन पाथ से इस डायग्राम में, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा थिकनेस दिख रही है मेरे को ये वाले पाथ की, फिर सेकंड थिकनेस ये वाले पाथ की दिख रही है और सबसे कम थिकनेस इसकी है। इसका मतलब कि सबसे कम नंबर ऑफ ट्रिप्स ये सबसे थिनर वाले पाथ पर जाती होगी। सो दीज लाइंस आर नोन एज डिजायर लाइंस। इसके अलावा यहाँ पर आप पाई चार्ट्स का भी यूज कर सकते हो। पाई चार्ट्स का कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान ले आपने चार नोड्स यहाँ पर लोकेट करे किसी भी पर्टिकुलर सिटी में, ए से स्टार्ट होने वाले कितने ट्रिप्स होंगे, तो पक्की बात है कि टोटल चार तरह की ट्रिप्स बन सकती है। और वो चारों ट्रिप्स को आप यहाँ पर अगर पाई चार्ट में दिखाते हो तो पक्की बात है ए से ए चालू होने वाली जो नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगी ए से चालू होगी और ए पर ही खत्म हो जाएगी। वो ट्रिप्स बहुत कम होंगी। हो सकता है ए से बी जाने के लिए ट्रिप्स कुछ ज्यादा हो और बी ए से सी जाने के लिए ट्रिप्स ज्यादा हो और ए से बी जाने की भी ट्रिप्स ज्यादा हो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप अलग अलग तरह के सोर्स के लिए पाई चार्ट बना सकते हो। बी के लिए अगेन बी से बी तक जाने के लिए नंबर ऑफ ट्रिप्स कम होंगी। हो सकता है बी से सी जाने के लिए नंबर ऑफ ट्रिप्स ज्यादा हो और बी से ए जाने के लिए नंबर ऑफ ट्रिप्स कुछ कम हो और डी जाने के लिए कुछ ज्यादा हो। तो इस तरह के आप पाई चार्ट भी शो कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है दैट इज द यूज ऑफ ओडी टेबल्स। ओडी टेबल्स क्या होते हैं, तो दैट आर द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर एक चार्ट बनाते थे। चार्ट में क्या बनाते थे, आप एक तरफ दिखाते थे ओरिजिन और दूसरी तरफ दिखा देते थे डेस्टिनेशन। तो ए बी सी डी जो चार आपने नोड्स यहाँ पर लोकेट करे हैं उनके हिसाब से आप यहाँ पर सभी वैल्यूज आप इस तरह से लिख सकते हो। जो ये टेबल है इसमें हर एक वैल्यू आपको बता देगी कि भाई ए से चालू होकर ए पर खत्म होने वाले नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी है उसको यहाँ पर फिल करोगे, ए से चालू होकर बी तक खत्म होने वाली नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी है वो यहाँ पर फिल करोगे। इस तरह ओडी टेबल भी आप बना सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड स्टडी हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज द स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी क्या था, तो ये हम लोग करते हैं टू लोकेट द लोकेशंस और द रीजंस जहां पे भी डिले हो रहा है। तो डिले किस रीजन से हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके लिए भी अगेन कुछ अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं। जैसे कि अगर कुछ मेथड्स तो वही मेथड्स है जो कि आपने इसके पहले ओडी स्टडी में यूज करे थे, जैसे कि आपका इंटरव्यू मेथड हो सकता है। इसके अलावा आप लाइसेंस प्लेट मेथड
overview about the origin and destination study. Why are use of origin destination? How do we can you go for study the origin and destination? Origin and destination means what? You have to select the vehicle and from origin of it to the destination. What traffic it can bear, what the problem faced by the vehicles. Okay, that all related data, related information that you calculate in origin and destination study. Okay, so this we have seen. Then the engineering study. In engineering study, we have to see the road location, alignment study, classification, types of the roads in use, maintenance problem, soil and topography study, and road life studies. Okay, that studies that we have to do for the engineering study means what? The road location, what should be the location of the road, from which area road should travel so that we can get more traffic. Okay, what alignment should we have to decide the road so that we get the minimum cost of the project. What are the types of the road we should decide? The bituminous road should require there or concrete road is required there. What should be the lengths of the roads provided in that area according to the traffic volume study? The road lengths are decided. Then we also have to study the soil capacity beneath that road. Okay, so that we have to decide the depth of the road we should have to go for. Okay, according to the bearing capacity of the soil. Okay, we have to study the soil bearing capacity, and according to the bearing capacity of the soil, we have to decide the depth of the road that we should have to go for, and whether we have to go for the more excavation, more filling is required. Okay, that all parts come into the engineering study. Then we have seen the objectives of the planning surveys, work out the financial system and recommended charges in the tax arrangement, how the tax is generated. Okay, that we have seen. Then plan a network for the efficient traffic operation to minimum cost. We should have to plan the network pattern. Okay, amongst the we have recently seen the rectangular pattern, grid pattern, sorry, same. Then star pattern, star and grid, okay, star and circular. We have to decide such a network patterns such that we should get the minimum cost of the traffic operation. Okay, then plan for the future requirements. If we need to develop the road in the future, as the population growth of that area is more, so depending on that, we have to decide the traffic volume study in future of that area, so that the width of the road should be increases in the future or should not be increases in the future. According to that, now only we have to plan for the land acquisition. Okay, then fix up the data wise property for the development of the each road link based on their utilities. Okay, based on the utilities, we have to plan for the data that which required for the planning of the roads. Then we have seen the road development vision 2021, that we have fixed the vision from the 2001 to 2021. Okay, we have set the vision, and in that area, in that period, we developed the various kinds of roads, that is expressway, national highway, state highway, and district roads. Okay, major district roads. We have not that much focused on the, means we have not decided the target value for the village road in this area. Okay, we have constructed the village road. Okay, in the vision 2021 also the village road are constructed, but the target is not set for the village road. Target were sets only for the expressway, national highway, state highway, and the major district road. Then we have seen the targets length that have been decided for the road development plan in 2021. In that, the target road length of the expressway were decided as 10,000 kilometer, for the national highway 80,000 kilometer, for state highway
1,60,000 kilometer, and major district road 3,20,000 kilometer. Okay, these were targets set by the Road Development Vision 2021. Then the next point is highway alignment. Okay, what is meant by highway alignment? The highway alignment is nothing but to decide the route. Okay, decide the route for the development of the highway or construction of the highway. Okay, for that, the longitudinal center line of the road connecting to two sections point is known as the alignment. Okay, what is meant by alignment? It is the longitudinal center line. Okay, it is the center line of the road connecting two station points is known as alignment. Means what? Suppose we have to construct the road from Pandharpur to Solapur, and we have decided first station as Pandharpur and second station as Solapur, and we have decided to construct the road. Okay, the center line of that road to connecting Pandharpur to Solapur, that center line of the road is known as alignment. Okay, it is the longitudinal center line of the road connecting two station points is known as alignment. Then alignment, how we can say the alignment is ideal. Okay, the ideal alignment between the two stations should offer the maximum utility by surveying the maximum population and products, and also should place the following requirements. Means what? When we can say the alignment is ideal, we should get the maximum passengers. Also, we should get the maximum traffic, maximum goods from that area. Then we can say the road alignment is ideal. Also, it should follow the requirements like, okay, the following requirements should be uh, attained by the ideal alignment. Okay, and that first one is the short. The alignment of the road should be short so that the construction cost for the road is minimum. Okay, as the alignment will be short, the cost also will be less. Okay, because the cost of the road is depend on the alignment, length of the alignment. As the length will increase, the cost of the construction will also goes on increasing. So that the construction cost for the alignment of the road, okay, that depends on the length of the road. So that we should have to design or we should have to plan the road such that it should have the short distance. Okay, it should have the short distance or the path between two terminals that we have to provide. Okay, then next is easy. It should be easy to construct and maintain the road with the minimum problems, and also alignment should be easy for the vehicle to operate with the easy gradient in the curve. Okay, the alignment operation. Okay, alignment operation is what? To construct that alignment. Okay, once we drop the alignment along with the ground, okay, once we set the alignment, that then we have to go for the construction of the road. Okay, we have to go step by step excavations. Okay, filling, cutting, uh, then the aggregate filling, the various kinds of the aggregates required. Okay, likewise, in that region, we should select the alignment such that it should face easy to construct the road. Okay, facing easy means what? We should not get any obstructions such as the very loose soil. Okay, very hard strata. Okay, there should not be any mountainous area, forest area. Okay, there should not be any steep slopes, the minimum crosses through the rivers, etc. Okay, so that we should get the easy access to construct the road. Also, the cost will be minimized. Then safety. It should be safe
enough for the construction and maintenance from the viewpoint of the stability of the natural hill slope, embankment, and the cut slope. It should be safe for the traffic operation with the safe geometric feature. Okay, it should be safe from where? It should be safe from the natural hill slopes. Okay, because in the hilly areas, there are many chances of the landslides. So it should not be the risky route. It should be the safe route. It should not. It should passes the minimum areas such as hill slopes, embankment, cut slope. Okay, because these are the dangerous point of view as far as accidents are concerned. In that area, if the rainy season is there, we heard a lot of news that landslides, etc. Okay, so there should not be the risk. That traffic flow should be the safe. Then economical, the most important. Okay, the road alignment would be considered economical only if the total cost, including the initial cost, maintenance cost, and the VOC is lowest. Okay, VOC is what? Vehicle operating cost. Okay, VOC is what? Vehicle operating cost. That also we should have to keep in mind so that we should have the minimum initial cost, minimum maintenance cost, as well as minimum vehicle operating cost. We should also have to think about the passengers. Okay, if the surface area of the road is very hard, it is very rough, then the wear and tear of the wheel will be more. Okay, if the wear and tear is small, then it will take very problematic situation for the passengers. Okay. So also we have to think about the passengers, that is the vehicle operating cost. Also, to get the economy in the construction, we have to think about the initial cost and maintenance cost also, because now only we have to construct the road such that there should be the minimum maintenance cost. Okay, if we have to lower the maintenance cost, what we have to do? We have to construct initially itself the road such that there should not be any more maintenance for that road in the future. Okay, there should be the minimum maintenance cost. For that, we have to construct the road very good quality. Then these are the several factors that controls the alignment. In that, first one is the obligatory points, second is traffic, third is the geometric design, and last one is the economy. What is the obligatory point? These are the points which decide the highway alignment. Okay, obligatory point means what? These are the points which are decides the alignment of the highway. Means what? It shows the point through which we should have to pass the road. Also shows the point through which we should not pass the road. Obligatory points means what? The points which shows from which area we should pass the road. Also, the point shows from which area we should not pass the vehicle. It will give the 2 points like positive points and negative points. Okay, it is obligatory points are categorized as positive points and negative points. Positive points means what? The points through which we can lay our highway, or we can take our highway, construct our highway. Negative points means what? The points or the area through which we cannot go for the construction of the highway. Okay, like acid, mandirs, etc. Okay, temples, like villages, crowdy area. Okay, from these are the negative points. Through that area, we cannot go for the construction of the road. Bird places. Okay, from such areas, we cannot construct the road. So we have to decide the points like positive points and negative points. Positive obligatory points through which we can pass the road, and negative obligatory points through which we cannot pass the road. The second one is the traffic. We should also have to study the traffic volume. Okay, traffic volume study, how it is calculated. Now only we have seen. Also,
we have to see the geometric design of that road, how the vertical curve is designed, how the horizontal curve is designed, how the cross section of the road will be there, should be there. Okay, depending on the alignment, geometric design is taken. Then the economy, very importantly, economy should be there so that we'll get the we can construct the road with the minimum cost. Okay, so these are the several factors that controls the alignment. Okay, next point we will see in the next lecture. Please mark your attendance in the chat box. Then you can leave the lecture. Everyone, please mark your attendance to chat box. Please mark your attendance to the chat box. Then you can leave the lecture. झोपा कसली भारी झोप लागते दुपारची महत्वाचे लेक्चर केलेत पहिले भरटी
you have marked attendance, then you can left the lecture. You can leave the lecture.